जी, और शायद एमफिल की डिग्री वहीं खाली एमफिल खाली, पीजी तो मैंने अच्छा, बीएचयू से कर लिया था, BHU बीएससी और एमए जी, जी, बीएचयू से कर लिया तो था। एमफिल के दौरान ही फिर वहाँ छात्र संघ का चुनाव होता जी है। हाँ, मैं जब और एमफिल मेरे पास उस समय की प्रसिद्ध पत्रिका एवरी मैन का अरे ये कहाँ से खोज अंक ले है, आए आप भाई? और इसमें लिखा गया है कि जेएनयू रिवफ टू मार्क्सिस्ट, यानी एक युवा आनंद कुमार जी जो है वो जेएनयू आते हैं और एक जाइंट किलर के रूप में उनकी पहचान होती है। नहीं, तो ये मैं जो मार्क्सवादियों को नकारने का जेएनयू ने जो हाँ और आपकी नहीं, जीत हुई उस वो पर थोड़ा सा विस्तार से एक बताइए। अजीब प्रसंग हुआ। जब मैं पढ़ने गया जेएनयू में, तो वहाँ के विद्यार्थियों में एक छात्र संघ नया नया बना था, विश्वविद्यालय ही नया बना था। जी, तो जब पहुँचा तो मेरे पहुँचने से पहले मेरी प्रसिद्धि भी पहुँची हुई थी कि कोई बनारस से एक बहुत छात्र नेता के रूप में हाँ विख्यात एक होते विश्वविद्यालय से निष्कासित हैं। जी, और गोल्ड मेडल हासिल किया हुआ कोई आया हुआ है, समाजवादी है। तो उस समय विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों के बीच में छात्र संघ चुनाव के मौके पर एक ध्रुवीकरण से हुआ, क्योंकि एक उम्मीदवार कांग्रेस के थे और एक उम्मीदवार गैर कांग्रेसी थे, वो किसी दल के नहीं थे। जी, तो हम सब लोगों ने उनका समर्थन किया, और दोनों वरिष्ठ रिसर्च स्कॉलर थे। जेएनयू में बीएचयू से अलग शोध छात्रों को भी छात्र संघ का ही सदस्य माना जाता था। बीएचयू में ऐसा था, बीएचयू में एमए तक तो आप छात्र माने जाते थे, एमए के बाद एक नई स्थिति बनती थी, उसको रिसर्च स्कॉलर कहते हैं। रिसर्च स्कॉलर का अपना एक मंच होता था, लेकिन छात्र संघ से अलग होता था। जी, जेएनयू में दोनों एक साथ एक ही, क्योंकि जेएनयू में बीए की पढ़ाई नहीं थी, जी, खाली भाषा विज्ञान में बीए की पढ़ाई थी, और वो छोटी सी संख्या थी उनकी। जब छात्र संघ का चुनाव हो गया, और मैं तो कांग्रेस विरोधी था, तो हमने स्वाभाविक है कि कांग्रेस विरोधी जो उम्मीदवार थे वो केरल के श्री वीसी कोशी, जब वो जीत गए तो उस समय नया नया संगठन सीपीएम का था जो बीएचयू में नहीं था, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। उसमें केरल के काफ़ी लोग थे, और जो जीते थे वो भी केरल के थे, तो एक मलयाली भाषा का सहयोग तो था ही एक दूसरे के साथ। और उन्होंने फिर अगले साल भर छात्र संघ को एसएफआई का मंच बना दिया, और बाकी किसी की कोई बहुत सुनवाई नहीं होती थी। इसका बड़ा असंतोष हुआ। वहाँ पर जो पहले से सक्रिय विद्यार्थी थे, उन लोगों ने फिर मुझे अगले साल के चुनाव में कहा कि ये स्थिति अच्छी नहीं है, आपको इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और छात्र संघ का चुनाव लड़ना चाहिए। हमने उनको समझाने की कोशिश की कि अभी तो एक छात्र संघ से मैं निपट के आया हूँ, और निष्कासित हुआ, आंदोलन हुआ, और यहाँ पर तो माहौल ही दूसरा है, कांग्रेस और गैर कांग्रेस, और हम गैर कांग्रेसवादी हैं। कहा नहीं, अब कांग्रेस तो ख़त्म हो गई, हार गए तो उसके बाद से उनकी कोई गतिविधि नहीं, अब तो यहाँ पर सीपीआई और सीपीएम का बोलबाला है। जी, उस समय जनसंघ का कोई ख़ास वहाँ असर नहीं था। तो फिर हमने उन विद्यार्थी मित्रों की मदद से एक नया मंच बनाया, उसका नाम रखा फ्री थिंकर्स, क्योंकि मैं खुद समाजवादी आंदोलन की जो बीच की टूट हुई थी, जी, मधुली में राजनारायण का फासला, जी, और समाजवादी युवजन सभा के 2 टुकड़े हो गए थे। मैं समाजवादी युवजन सभा का सक्रिय सदस्य था, लेकिन मैं इस टूट के पक्ष में नहीं था। जी, तो मानी बात है कि मैं दिल्ली बहुत एक मोह भंग की स्थिति में पहुंचा था। तो उन्होंने एक संगठन बनाया फ्री थिंकर्स, जिसका उद्देश्य था कि जो विद्यार्थियों की भावना है जी, उसके अनुकूल छात्र संघ को चलना चाहिए, और विद्यार्थियों में हर विचार को जानने का एक अवसर होना चाहिए। जी, मार्क्सवादी भी हो, समाजवादी भी हो, राष्ट्रवादी भी हो। उस समय मार्क्सवादियों में भी काफ़ी आत्ममंथन चल रहा था, क्योंकि नक्सलवाद का 1969-70 से एक नया उन्मेष था, और ये नक्सलवादी वो थे जो कभी सीपीएम में होते थे, लेकिन बंगाल की जो सरकार चली, जी, उसके भूमि सुधार के कानूनों की सुस्त गति देख करके कम्युनिस्टों में ही एक ज़्यादा उग्रपंथी तत्व आया जो अपने को माओवादी कहता था। जी, सीपीआई एमएल, चारू मजुमदार उसके नेता थे। जी, तो जेएनयू के अंदर भी ये प्रक्रियाएं चल रही थीं, मार्क्सवादियों में, साम्यवादियों में, माओवादियों में अंतर्विरोध थे, और हमारे जैसे लोग जो समाजवादी थे लेकिन किसी एक खास दल को बहुत पसंद नहीं करते थे, उन लोगों का एक अलग दायरा था। उसमें बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो बिल्कुल राजनीति से दूर थे, और राजनीति से दूर होना कम्युनिस्टों की निगाह में एक
अक्षम्य अपराध था। जी वो मानते थे कि एक करियरिस्ट हैं। उनमें से बहुत से विद्यार्थी थे जो सरकारी सेवा में भी जाना चाहते थे, और मेरी मान्यता ये थी कि हमें देश की सेवा करनी है, और देश की सेवा में प्रशासन, न्यायपालिका, विधायिका, शिक्षा, मीडिया, कई तरीके हैं। जी कोई एक तरीका नहीं है कि कम्युनिस्ट पार्टी का झंडा आपने उठाया तो आप देशभक्त हैं, समाज सेवक हैं, और आप अगर राजनीतिक घटनाओं और राजनीतिक संगठनों से दूर हैं तो आप करियरिस्ट हैं, आप अवसरवादी हैं। तो इस तरह के विद्यार्थियों की सहानुभूति हमको मिली, और मेरा जब चुनाव का समय आया तो CPIM और CPI ने एक मोर्चा बना लिया, संयुक्त मोर्चा, और उनके मुकाबले मैं खड़ा हुआ, फ्री थिंकर्स, और पहली बार मैं चुनाव हार गया। कुछ 60-70 वोट का फासला था। विश्वविद्यालय भी बहुत बड़ा नहीं था, 800,000 विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय। उसके बाद अगले पूरे साल भर में एक तरह से नेता विपक्ष की भूमिका में रहा, और प्रकाश कारात जी जो बाद में CPIM के जनरल सेक्रेटरी बने, वो हमारे शासन के अध्यक्ष थे। और हर मुद्दे पर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की आवाज़ हम लोग बन गए, क्योंकि वो प्रशासन को संचालित करने में सहयोग देते थे, क्योंकि प्रशासन का भी वामपंथी रुझान था। जो उस समय के कुलपति थे, डीन थे, ज़्यादातर प्रोफेसर, वो CPI या CPM या कांग्रेस, इन 3 रुझान वाले थे। गैर कांग्रेसी, गैर कम्युनिस्ट शिक्षक बहुत कम थे। जो थे उनकी उतनी मुखरता नहीं थी। तो जब ये चल रहा था, 1974 की शुरुआती समय की बात है, मार्च अप्रैल, तब तक बिहार का आंदोलन हो गया और गुजरात का आंदोलन हो चुका था। JNU का जो छात्र संघ था, वो चूँकि CPI भी उसमें हिस्सेदार थी और CPI इंदिरा जी के पक्ष में थी, इसलिए छात्र संघ बिहार के आंदोलन में असहमत होने के बावजूद, लड़कों पर लाठी गोली चलने के बावजूद खुल के विरोध में नहीं आ रहा था। और हम फ्री थिंकर्स के नाते भी और समाजवादी के नाते भी, और जयप्रकाश जी ने उस समय एक संस्था बनाई थी, सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी, उससे संबद्धता के नाते खुल के बिहार आंदोलन के समर्थक थे और जयप्रकाश नारायण के समर्थक थे। और इस बीच में जयप्रकाश जी ने मुझे खुद भी एक बैठक की छात्र नेताओं की, मई 1974 में, मुझे भी बुलाया, कुछ और लोगों को भी बुलाया। फिर उन्होंने मुझे हरियाणा भेजा अपने एक पर्यवेक्षक के रूप में कि जाओ देखो, हरियाणा से भी निमंत्रण आया है। हरियाणा में तब श्री बंशीलाल मुख्यमंत्री थे और विद्यार्थियों का बड़ा दमन करने के लिए बदनाम थे, और उस समय स्वामी अग्निवेश और उनके जैसे तमाम समाज सेवकों को गलत गलत धाराओं में लंबे समय से जेल में बंद कर रखा था। तो जयप्रकाश जी के आंदोलन से मेरी, उनके नेतृत्व से निकटता बढ़ती चली गई। मेरे बिहार जाने पर जो वहाँ के समाजवादी नौजवान नेता थे, ये लालू प्रसाद, शिवानंद तिवारी, अख्तर हुसैन और लोग भी खुश भी हुए कि दिल्ली से समर्थन आया है। और अब यहाँ पर घटनाक्रम बदल रहा था और दिल्ली में बिहार आंदोलन की धमक सुनाई पड़ने लगी। JNU में भी बिहार के काफ़ी विद्यार्थी पढ़ते थे। उन्होंने भी हमारे इस व्यवहार को देख करके मुझसे अपनी निकटता बढ़ानी शुरू की। तो जो पिछली बार के चुनाव में हमारे विरोध में थे वैचारिक कारणों से, वो भी अब थोड़ी सहानुभूति दिखाने लगे। अब आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर का समय 1974 का, और छात्र संघ का दोबारा चुनाव होना था। जी। मेरी रुचि नहीं थी, मेरी परिस्थिति भी ऐसी नहीं थी, लेकिन बहुत दबाव हुआ और आंदोलन का भी तकाजा था कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में विद्यार्थी परिषद जीत चुकी है, अरुण जेटली अध्यक्ष बने हैं। जी। उनको संतुलित करने के लिए आप खाली JNU के विद्यार्थी नहीं हैं, आपके साथ BHU का भी एक संपर्क है, उत्तर प्रदेश का भी एक संबंध है, बिहार में भी आपकी पहचान है, आपको चुनाव दोबारा लड़ना चाहिए। तो हमने प्रकाश कारात से पूछा कि अगर आप बिहार आंदोलन का समर्थन करेंगे जीतने के बाद, तो हमारा आपको समर्थन रहेगा। लेकिन प्रकाश कारात पार्टी से बंधे हुए थे। उन्होंने कहा देखिए, आंदोलन तो ठीक चल रहा है, उससे हमारी सहानुभूति भी है, लेकिन हमारी पार्टी अभी आंदोलन के समर्थन में नहीं है, और जब तक पार्टी की लाइन क्लियर नहीं होगी हम आंदोलन के पक्ष में नहीं खड़े हो सकते। ये बात जब और लोगों से चर्चा हुई तो उन्होंने कहा तब चुनाव तो लड़ना ही पड़ेगा। मैं चुनाव लड़ा, और तब तक प्रकाश कारात की पदोन्नति हो चुकी थी। वो एक साधारण SFI वर्कर की बजाय स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अखिल भारतीय अध्यक्ष बना दिए गए थे। मतलब बहुत बड़ा पद उनको था। और तो जब JNU की छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे, और उसी नाते बने थे क्योंकि JNU भारत की राजधानी का एक श्रेष्ठ विश्वविद्यालय बन रहा था, वामपंथियों का वहाँ पर अच्छा प्रभाव था। तो चुनाव जब हुआ तो मैं
दोबारा उम्मीदवार बना और इस बार के चुनाव में बिहार आंदोलन भी एक मुद्दा था। और चूँकि मैं बिहार आंदोलन का कार्यकर्ता चिन्हित हो चुका था, जयप्रकाश नारायण जी ने बुलाया, एक और सम्मेलन इलाहाबाद में किया उन्होंने जून में, उसमें भी हम लोग गए और उसमें काफ़ी लोग JNU से, दिल्ली से भी गए हमारे आग्रह से। तो हमारी पहचान JP आंदोलन और बिहार आंदोलन से जुड़ गई और इस चुनाव में हम जीत गए। तो यही चारों तरफ खबर फैली कि JP का एक वॉलंटियर प्रकाश करात चुनाव हार गए, CPM के विद्यार्थी मंच के सबसे बड़े नेता। तो मुझे एक तरह से एक मार्क्सिस्टों को पराजित करने वाला नॉन मार्क्सिस्ट छात्र नेता के तौर पर पहचान बनी। उसी समय जयप्रकाश नारायण जी ने एक बड़ा सम्मेलन किया विद्यार्थियों का अक्टूबर में 74 में, और बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए, बिना मेरे आग्रह किए उन्होंने जो समिति बनाई छात्र आंदोलन को देश भर में फैलाने की, उसका अरुण जेटली और हमको दोनों को सहसंयोजक बना दिया। तो एकदम से मैं राष्ट्रीय चर्चा का हिस्सा बन गया। मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे जल्दी से जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करके परिवार की जिम्मेदारियों में हाथ बटाना था। और उसके पहले, चुनाव के पहले, मैं एक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्रतियोगिता होती है उसमें सफल हो चुका था, जिसमें कि विदेश में पढ़ने के लिए आपको एक छात्रवृत्ति, नेशनल फेलोशिप टू स्टडी अब्रॉड, तो वो पूरी छात्रवृत्ति बहुत सम्मानजनक प्रतियोगिता मानी जाती है, आज तक अभी चलती है। तो मेरे लिए बहुत दुविधा का समय आया। फिर मेरे जो शुभचिंतक थे उन्होंने कहा कि देखिए, आपको आंदोलन के लिए कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी और अभी तुम विदेश जाना टाल दो, क्योंकि अब तो चुनाव के अध्यक्ष बन गए हो। तो मैं एक सेमेस्टर के लिए मैंने अपने विश्वविद्यालय को लिखा, शिकागो विश्वविद्यालय मेरा दाखिला हो चुका था, कि मैं सितंबर में दाखिला लेने की स्थिति में नहीं हूँ, मुझे जनवरी में दाखिला दिया है। मैंने सोचा कि जो हमारे छात्र संघ का काम है, जो हमारा घोषणा पत्र है, उससे अधिक से अधिक काम पूरा कर लेंगे और तब तक आंदोलन का भी एक आधार बन जाएगा और हमारी उतनी ज़रूरत नहीं रहेगी। इसी बीच में इंदिरा गांधी जी ने जयप्रकाश जी की चुनौती स्वीकार की, कहा कि आप बिहार के आंदोलन को अभी नियंत्रित करिए, चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में जनता तय कर ली। इसे गुजरात में तय किया, हमारी सरकार हरा दी गई, मैंने मान लिया। आप बिहार विधानसभा को भंग करने की मांग न करें और चुनाव तक इंतजार करें। जयप्रकाश जी ने उसको एक लोकतांत्रिक नायक के रूप में स्वीकार भी कर लिया और कहा कि ठीक है, चुनाव तक हम धीरज रखेंगे। लेकिन उससे फिर हम लोगों के लिए समस्या होगी। जयप्रकाश जी ने आग्रह किया था कि जो लोग आंदोलन के समर्थक हैं वो हफ्ते 2 हफ्ते की आदत लड़ाई की छोड़ दें, उनको कम से कम 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ये आह्वान उनका 1973 के आखिरी दिनों का था। तो हमने फिर जयप्रकाश जी से पूछा कि अब तो चुनाव होने जा रहा है और चुनाव में हम लोगों की कोई भूमिका नहीं रहेगी, बिहार का चुनाव है, मैं तो यूपी का हूँ, दिल्ली में पढ़ता हूँ, हम लोगों को क्या करना चाहिए। जयप्रकाश जी ने कहा कि आप लोगों को जनता समितियाँ बनानी चाहिए, गांव जाना चाहिए और जागरण का काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो हमने कहा कि फिर हमको तो अपना पढ़ाई का भी पूरा करना, हमारा समय ख़त्म हो रहा है। कहा तुम अपनी थीसिस पूरी करो। हमने कहा कि हमको विदेश में जा कर के उच्च शिक्षा की छात्रवृत्ति मिली, तो कहा कि जाओ, आखिर ये 1-2 साल का तो सवाल है नहीं, ये तो लंबा काम है, पढ़ के लौटोगे, समाज के ही काम में लगोगे। तो उनकी अनुमति से मैं अमेरिका गया। लेकिन मेरा अमेरिका जाना विवादास्पद रहा, क्योंकि एक तो मैंने कम्युनिस्टों को हराया था, दूसरे मैं जयप्रकाश जी का कार्यकर्ता था, इंदिरा गांधी का विरोधी था। तो सारी वामपंथी ताकतें और कांग्रेसी ताकतों ने मिलके बहुत उसकी आलोचना की कि ये आंदोलन छोड़ के चले गए, ये सरकार ने इनको छात्रवृत्ति दी, जबकि वो ऑल इंडिया कंपटीशन था, उसको सरकार ने रोक लिया जब उनको पता चला कि कैसे आदमी का चयन किया है। तो राजनारायण जी ने राज्यसभा में सवाल उठाया कि आप राजनीतिक भेदभाव कर रहे हैं, हमारा एक विद्यार्थी चुना गया है, उसको आप फेलोशिप का आदेश नहीं दे रहे हैं। तो फिर शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हम कोई भेदभाव नहीं करते। फिर हमको भी संदेश दिया कांग्रेस के नेताओं ने कि तुम्हारे जाने में भी विवाद हुआ। खैर जब मैं अमेरिका गया 74 आ जाता है तब, नहीं 75 के जनवरी में मैं गया, जनवरी में 74 तो मैं पूरा आंदोलन में ही रहा। छात्र संघ में मैं करीब 4 महीने अध्यक्ष रहा और उसमें बहुत सारी मांगें पूरी भी हुई, बहुत सारे काम भी हुए। तो लेकिन जिनको हमने पराजित किया था वो इस मौके का लाभ उठाने से नहीं चूके
और उन्होंने ये एक तस्वीर ऐसी पेश की, और उधर विद्यार्थी परिषद को भी राहत मिली कि चलो हमको संतुलित करने के लिए एक समाजवादी को बनाया था, अब अरुण जेटली ही एकमात्र संयोजक रह जाएंगे। हालांकि वो संघर्ष संचालन समिति की कोई भूमिका नहीं थी, पहली ही बैठक में बहुत विवाद हुआ, उसके बाद कोई दोबारा बैठक नहीं हुई, एक प्रतीकात्मक कमेटी बनी थी। और उधर बिहार का आंदोलन भी मध्यम हो गया, क्योंकि जयप्रकाश जी ने कहा कि अब चुनाव तक हम लोग प्रदर्शन और गिरफ्तारी और विधानसभा के भंग करने की मांग और विधायकों का इस्तीफा, इस काम को अब छोड़ देंगे। जब मैं अमेरिका गया तो शुरू के पहले ही सेमेस्टर में वहाँ पर जो हमारे पहले से परिचित लोग थे, कुछ जेएनयू के, कुछ बीएचयू के, कुछ नागरिक संगठनों के, उन लोगों की भारत में स्वाभाविक है रुचि थी। तो उनको ये था कि जेपी आंदोलन का एक कार्यकर्ता आया हुआ है, वो हमको आके बताए कि क्या परिस्थितियाँ क्या हैं। तो शिकागो में और अगल बगल के 2-3 विश्वविद्यालयों में हमको बोलने का निमंत्रण मिला, और मैं भी जब वहाँ पहुँचा तब तक यहाँ की परिस्थितियों का नया मोड़ आ चुका था। तो हमने एक प्रस्ताव रखा वहाँ के सरोकारी भारतीयों से कि इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी करके एक मंच बनाया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी पर बड़ा खतरा हो गया है। इंदिरा जी जयप्रकाश जी के सुधार के प्रस्तावों को नहीं मान रही हैं, और एक के बाद एक घटनाएं बहुत चिंताजनक हो रही हैं। हम लोगों को इसकी निगरानी करनी चाहिए। तो जो मेरे जीवन का बड़ा पक्ष शुरू हुआ वो इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी की। जब मैं अमेरिका गया तो तब तक मैं जेएनयू के छात्र संघ का अध्यक्ष, बीएचयू छात्र संघ का अध्यक्ष, समाजवादी युवा आंदोलन का कार्यकर्ता, जयप्रकाश जी के निकट सहयोगियों में से एक युवक, ये सब छवि तो हमारी बनी चुकी थी। लेकिन जब मैं अमेरिका गया तो वहाँ पर एक मंच बना इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी, जो इस आंदोलन के समर्थकों का मंच हुआ। हज़ारों लोग नहीं थे, मुश्किल से दर्जन 1.5 दर्जन लोग, लेकिन प्रभावशाली लोग थे। उन लोगों ने अमेरिका में मेरी व्याख्यान यात्रा की योजना बनाई, और 26 शहरों में, विश्वविद्यालयों में मेरा व्याख्यान का कार्यक्रम बना, न्यूयॉर्क से लेके सैन फ्रांसिस्को तक, पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में। जब मैं उस यात्रा पर निकला तो कुछ समय के बाद एम्बेसी को खबर लगी, क्योंकि अखबारों में रिपोर्ट आने लगी, मैं इंदिरा जी की आलोचना कर रहा था। और इसी बीच में इमरजेंसी भी लग गई, इमरजेंसी जून 25-26 जून जयप्रकाश जी को गिरफ्तार कर लिया। अब मेरे लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि मैं इस आंदोलन का जो सच है दुनिया को बताऊं। और मेरी पहले से व्याख्यान यात्रा तय ही हो चुकी थी, आधा मैं कर चुका था। तो उससे फिर अमेरिका में विरोध संगठित करने का अवसर मिला। हम लोगों ने भारत में इमरजेंसी लगने के 72 घंटे के अंदर भारतीय दूतावास पर एक विरोध प्रदर्शन किया। इस सब से नाराज़ होकर भारत सरकार के तरफ से मुझे पहले तो चेतावनी का पत्र आया कि आप सरकार की आलोचना कर रहे हैं, ऐसा न करें। हमने कहा कि सरकार की आलोचना तो हमारा अपना एक कर्तव्य है, जयप्रकाश जी को आप निंदा कर रहे हैं तो हमको तो दूसरा पक्ष रखना ही पड़ेगा। तब उन्होंने हमारी छात्रवृत्ति को कैंसिल कर दिया और मुझे भारत लौटने का आदेश जारी किया कि आप पढ़ने के लिए भेजे गए थे, आप यहाँ पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। तो इस फैसले का हमारे विश्वविद्यालय ने बड़ा विरोध किया, कहा कि पढ़ाई तो इनकी ठीक चल रही है, ग्रेड्स इनके बहुत अच्छे हैं, ही इज़ ए ब्रिलियंट स्टूडेंट। शिकागो विश्वविद्यालय छात्र संघ ने मेरे समर्थन में विश्वविद्यालय से कहा कि इनकी स्कॉलरशिप तो कैंसिल हो गई है, तो इनको फ्रीशिप दिया जाए जिससे कि इनकी पढ़ाई जारी रहे। अखबारों में संपादकीय निकले हमारे पक्ष में, न्यूयॉर्क टाइम्स, शिकागो ट्रिब्यून, जो वहाँ के बहुत बड़े अखबार माने जाते हैं, और उसकी प्रतिध्वनि हुई। तो मेरे पास तो कोई साधन रह नहीं गया था, मेरी मकान का किराया, बाकी खर्चा। तो शिकागो ट्रिब्यून एक बड़ा अखबार है, उसने संपादकीय हमारे पक्ष में लिखा था और मेरा इंटरव्यू भी छपा था। तो उनको मैंने पत्र लिखा कि मेरी परिस्थिति बहुत चिंताजनक हो गई है, मुझे आप लिखने का कोई काम दें जिससे कि मेरा खर्च निकल सके। लेकिन उन्होंने मुझे अपने चपरासी विभाग में क्योंकि उनका तो अपना विशेषज्ञों का दायरा होता है, तो मैंने फिर उसमें काम करना शुरू किया। विश्वविद्यालय ने भी मुझे लाइब्रेरी के चौकीदार का काम दिया। तो धीरे धीरे करके मेरी स्थिरता फिर बनी, और जब तक इमरजेंसी चलती रही 19 महीने, तब तक मेरी छात्रवृत्ति स्थगित रही और मैं इसी तरह से छोटे मोटे काम करके कहीं चपरासी का, कहीं गार्ड का अपना निर्वाह करता। इसी बीच में मेरे पिताजी का निधन हो गया जुलाई में। तो हालांकि संयुक्त परिवार था,
लेकिन दादाजी अवकाश प्राप्त कर चुके थे और खाली कृष्णनाथ जी की स्थिर आमदनी की नौकरी थी। और हमारे भाई बहन माँ, तो कुछ जो अपने काम से मैं बचा पाता था वहाँ से भेजता था, लेकिन परिवार का किसी तरह से भरण पोषण होता रहा। और इस बीच में इमरजेंसी घटनाएं होने लगीं और मैं उन थोड़े से लोगों में से था जो इन लोगों को नज़दीक से जानता था, कौन किस जेल में बंद है, कौन अंडरग्राउंड में है। इस बीच में अंडरग्राउंड नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, राम जेठमलानी, जॉर्ज फर्नांडिस की पत्नी लैला फर्नांडिस, सर्वोदय के कई नेता आए और इस तरह से 19 महीनों में हर महीने एक घटना 2 घटना बराबर होती रही। और हम लोगों ने भारतीय समाज की तरफ से एक प्रतिरोध खड़ा किया, जिसमें कि भारत सरकार की तरफ से प्रचार के लिए जो मंत्री गए उनको विरोध झेलना पड़ा, सवाल उठते थे। अमेरिकी मीडिया को तस्वीर का दूसरा पहलू मालूम होता था। और अमेरिका में जो गांधी समर्थक थे, इंदिरा गांधी नहीं, महात्मा गांधी के सर्वोदय समर्थक जयप्रकाश जी बड़े लोकप्रिय थे, उनके जो समर्थक थे उन सब लोगों को हम लोगों ने एक मंच जैसा इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी का बनाया। उस समय 15 अगस्त और 26 जनवरी को अमेरिका के बड़े अखबारों में विज्ञापन निकले। अमेरिका के सार्वजनिक जीवन के जो जनता समर्थक लोग थे उनमें से अधिकांश भारत समर्थक भी थे, इंदिरा गांधी समर्थक भी थे। उन लोगों ने इस घटना को गलत माना और जयप्रकाश की रिहाई को के इर्द गिर्द एक अभियान चला। ये मेरे जीवन का एक तरह से सबसे ज़्यादा कठिन समय था, लेकिन उसको लेकर के मुझे आज भी 40 साल 45 साल बाद बहुत संतोष है कि जब कसौटी का समय आया तो मेरे परिवार ने भी मेरी मदद की, मेरे मित्रों ने मदद की और मेरा भी मन कमज़ोर नहीं हुआ। और इसीलिए इमरजेंसी के प्रतिरोध में जो दुनिया भर में काम हो उसमें सबसे ज़्यादा असरदार काम अमेरिका में हुआ। और इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी उन 19 महीनों की अंधेरी रात में एक छोटी सी मशाल की तरह जलता रहा। सर, उस दौरान किसी से यहाँ जो लोग इमरजेंसी में संघर्ष कर रहे थे उनसे कोई किसी माध्यम से संपर्क? एक तो श्री जॉर्ज फर्नांडिस के क्योंकि अक्सर मतलब समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो कहते हैं कि प्रोफेसर आनंद कुमार जी इमरजेंसी के दौरान गायब थे। हाँ, गायब इस माने में तो उनका कहना सही है कि मैं भारत में तो था नहीं जी, लेकिन चूंकि मैं आंदोलन के केंद्र में था और बहुत सारे लोग हाशिए पर थे और उस समय समाजवादियों का भी एक बड़ा हिस्सा जयप्रकाश जी से खुश नहीं था, उनको भरोसे का नहीं मानता था। उसमें कई बहुत बड़े बड़े नेता थे, उन नामों को लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बाद में वो लोग जयप्रकाश जी के समर्थक बने, जेल में रहे और उनका पाप का प्रायश्चित हुआ। लेकिन शुरू में जो जयप्रकाश जी ने विधानसभा भंग कराने की मांग के समर्थन में विधायकों के इस्तीफे का आग्रह किया था तो कुल 6 लोगों ने इस्तीफा दिया था। कर्पूरी ठाकुर, लालमुनि चौबे, रामविलास पासवान, सच्चिदानंद सिंह, रामजीवन सिंह और A.K. राय। बाकी किसी ने इस्तीफा नहीं दिया था। राजनारायण जी के जो सबसे निकट के विश्वास पात्र थे वो इंदिरा समर्थक हो गए थे। मधुलिमा जी के निकटतम जो नेता लोग थे, विधायक थे, वो लोग विद्यार्थियों को उपद्रवी और अनुशासनहीन बताते थे। तो जैसा, और समाजवादी परिवार तो बिखरा हुआ था, तो हमारे प्रशंसक कम थे, आलोचक ज़्यादा थे। BHU के बाद मैं JNU का प्रेसिडेंट जब बना तो मैं युवजन सभा के नाते नहीं बना, फ्री थिंकर के नाते बना। कई काम हमने ऐसे किए थे। जयप्रकाश जी के निमंत्रण पर मैं उनके साथ कार्यकर्ता बना बिना किसी से पूछे हुए। तो लोगों ने हमसे पूछा भी कि आप किससे पूछ के गए? हमने कहा जयप्रकाश जी के निमंत्रण पर किससे पूछने की ज़रूरत है, वो 3 पीढ़ी से हम लोगों के नेता हैं। खैर, तो ये बात सही है कि मैं भारत में नहीं था। भारत में प्रतिरोध का काम हमारे मित्रों ने संभाल रखा था, JNU में भी, BHU में भी। हमारी एक बहन तो जेल में भी रही, अंजना, एक बहनोई जेल में रहे, शत्रुत प्रकाश, और दूसरी बहन अंडरग्राउंड में रंजना रही। जयप्रकाश जी जब जेल से छूटे तो बम्बई मिलने लोग गए। तो लेकिन हमने जो जिम्मेदारी का काम था, लोक शिक्षण का काम, मीडिया को जागृत रखने का काम, लॉबी बनाने का काम, उसमें कोई कमी नहीं आने दी। और ये जो नेता गए, इन लोगों ने अपने संस्मरणों में लिखा और उस महत्व को बाद में जब इमरजेंसी ख़त्म हुई और मोरारजी भारत से पहली यात्रा पर आए, अमेरिका विदेश मंत्री अटल बिहारी जी साथ थे, तो उन्होंने खास तौर पर हम लोगों को बुलवाया धन्यवाद देने के लिए कि इंडियंस फॉर डेमोक्रेसी ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया। जयप्रकाश जी जब आए सियाटल में तो जयप्रकाश जी को प्रणाम करने हम लोग गए, वो रो करके उन्होंने स्वागत किया हम लोगों का।
तो वो सब जो नहीं जानता है उस बेचारे को तो यही संदेह होगा, क्योंकि इंदिरा जी का इतना वर्चस्व था जी जी कि अगर आप आंदोलन में एक भूमिका से हट गए हैं तो जरूर आप बिक गए होंगे, जी जरूर आपको जी। डरा दिया गया होगा या खरीद लिया गया होगा। जबकि इमरजेंसी के समर्थन में आपकी स्कॉलरशिप रोकी गई और हमारी तो बहुत 19 महीने मैं चपरासी और गार्ड का काम करता रहा, मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से जिया। जी 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 तो और उस समय पिता भी नहीं रहे मेरे, तो कठिन समय था, लेकिन वो सब बताने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कितना भी बताएं, एक पूर्वाग्रहग्रस्त अगर दिमाग है तो पूर्वाग्रह, लेकिन जो जानते थे वो बहुत आश्वस्त थे। जी उसी में हमारे जो साथी थे उनमें से 4 लोगों का पासपोर्ट कैंसिल हो गया। हमारे जो प्रोफेसर्स ने हमारे पक्ष में बयान जारी किया तो उनका भारत का रिसर्च करने का वीज़ा कैंसिल हो गया। फिर उन्होंने एक यात्रा की फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क की पद यात्रा, जी उस पद यात्रा ने बड़ा प्रचार किया। जी ये जो आजकल प्रसिद्ध कांग्रेसी नेता हो गए शशि थरूर, तब पढ़ते थे रटगर्स विश्वविद्यालय, उन्होंने किताब में उनके जहाँ से मैं गुजरा वो उनका विश्वविद्यालय भी उसमें पढ़ा। जी तो इस तरह से तमाम लोग संपर्क में आए और अमरीकी मोर्चे को हम लोगों ने इस हद तक संभाला कि राजदूत के पद पर उनके मामा थे टी.एन. कौल, उनको हटा दिया। संजय गांधी ने कहा कि आप मुट्ठी भर लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, आप क्या वहाँ पर राजदूत का पद संभाले हुए हैं। जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर वॉशिंगटन पोस्ट, शिकागो ट्रिब्यून, सब अखबारों ने समर्थन में संपादक इमरजेंसी के खिलाफ, क्योंकि इंदिरा गांधी की बड़ी प्रतिष्ठा थी जी और भारत के विदेश नीति को लेकर के, क्योंकि हम लोगों ने वियतनाम का समर्थन नहीं किया था, जी तो अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी, लेबर मूवमेंट था, जी वामपंथी विचारक थे, उनमें भी भारत की बड़ी इज्जत थी कि हम लोग वियतनाम के पक्ष में नहीं हैं, निक्सन के पक्ष में नहीं हैं। एक सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए इंदिरा जी के विरोध में कोई माहौल बनाना बहुत कठिन था। जी और भारतीय समाज में भी ये भावना थी कि हम लोगों को अगर कोई दिक्कत है तो घर के अंदर की बात घर के अंदर रखो। जी अमेरिकी मीडिया में ये क्यों कह रहे हो कि भारत में तानाशाही आ गई है। जी तो हमने कहा कि इसमें अमेरिकी मीडिया में ही कहने की संभावना है, भारत में तो मीडिया ख़त्म हो चुका है, जी आप भारत के बारे में जान नहीं रहे, अदालत में कोई सुनवाई नहीं स्थिति, 1 लाख से ज़्यादा लोग जेल में हैं बिना मुकदमे के, और आप कहते हैं चुप रहो। तो आप चुप रह सकते हैं, हम चुप नहीं रहेंगे। और ये भारत की बदनामी नहीं है, तो भारत के लिए गौरव की बात है कि जयप्रकाश नारायण जैसा देशभक्त, जो किसी पार्टी का नहीं है, किसी पद को इच्छा नहीं करता है, वो कुछ चीज़ों को सुधारना चाहता है। और इंदिरा जी सत्ता के नशे में, और जब उनका खुद का सदस्यता का फैसला हो गया है कि अब वो उनकी सदस्यता रद्द हो गई, तो वो बजाय किसी और को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाने के खुद कुर्सी से चिपकी हुई हैं, जी और बंशीलाल और संजय गांधी और इनकी मदद से। लेकिन हमारी बात से ज़्यादा असर हुआ जब नसबंदी शुरू हुई। जी नसबंदी तो प्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की ज़रूरत है। जी तुर्कमान गेट से ले कर के तमाम बड़े शहरों की स्वच्छता के अभियान के नाम पर उन्होंने कई जगहों पर बुलडोज़र चलाए और कई लाख लोगों की, 17 बरस से 70 बरस के बीच के लोगों की ज़बरदस्ती नसबंदी की। वो जो एक क्रूर चेहरा सामने आया तानाशाही का, शुरू में जयप्रकाश जी की गिरफ्तारी को लेकर के, कर्पूरी ठाकुर के अंडरग्राउंड में जाने को, या राजनारायण और अटल बिहारी वाजपेयी की गिरफ्तारी को लेकर लोग ज़्यादा नाराज़ नहीं थे, कहते कि राजनीति है, नेता हैं, जेल नहीं जाएंगे तो इनकी राजनीति कैसे चमकेगी, आज जेल में है कल सरकार में होंगे। लोग उतने परेशान नहीं थे। मीडिया की सेंसरशिप का भी कोई खास अनुभव नहीं था, क्योंकि वो पहली बार सेंसरशिप लगा था। और विदेशों में तो अखबारों का, भारतीय अखबार हफ्ते में 1 बार कोई छोटी मोटी खबर आ गई तो आ गई, वरना तो कोई। तो ट्रेड यूनियन का जो उन्होंने दमन किया था, रेल की स्ट्राइक का मई में, जयप्रकाश जी का आंदोलन 75 जून में इमरजेंसी की तरफ गया, लेकिन मई 74 में उसके पहले 27 दिन की रेल की हड़ताल हुई थी। उसमें हज़ारों कार्यकर्ताओं को रेल के जेल में रखा गया था और हड़ताल तोड़ दी गई थी। तो मजदूर आंदोलन, महंगाई, भ्रष्टाचार, विद्यार्थियों का असंतोष, ऐसी चीज़ें थी कि अगर आप नज़दीक से नहीं जानते हो तो एक पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट होता है सरकार का, वो अपनी एक छवि बनाता है। जी और विदेशों में तो सरकार की आलोचना करना सचमुच बहुत संवेदनशील काम होता है। जब तक आप प्रामाणिक आधार पर, तो सबसे बड़ा प्रमाण क्या था बनारस भारत की दुर्गति का? जयप्रकाश का जेल में होना। जी जी उससे बड़ा प्रमाण ये था कि उनके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा था। जी उससे बुरी बात ये थी कि उनकी किडनी फेल हो गई थी। जी तो जयप्रकाश का जो निर्मल व्यक्तित्व था और एक निस्वार्थ अभियान था, वो हमारी पूंजी थी।
इसलिए जो ये हमारे बारे में जो उन्होंने खासतौर पर कम्युनिस्ट मित्रों, उनका गुस्सा जायज़ था क्योंकि हमने उनके सबसे बड़े नेता को जी जी प्रकाश हरा दिया था। पटखनी और ये सीताराम येचुरी जो बाद में जनरल सेक्रेटरी, आजकल जनरल सेक्रेटरी, वो हमारे काउंसिल के मेंबर होते थे। जयशंकर जो विदेश मंत्री, ये हमारे समर्थक सहयोगी पोस्टर पर्चा बांटने वाले होते थे। तो वो एक विशिष्ट समूह जरूर था और मेरा जाना आलोचना का कारण भी बना, लेकिन चूंकि मैंने अपने धर्म को निभाया, जहाँ मेरी उपयोगिता नहीं थी वहाँ से मैं हटा, जहाँ मेरी उपयोगिता थी वहाँ मैंने अपने को बनाए रखा। इसलिए जो लोग अमेरिका में उस समय थे, कनाडा में थे, इंग्लैंड में थे, उन लोगों को उस भूमिका का अनुमान है। लेकिन लोग जो इमरजेंसी में न जेल में थे न बाहर थे, तटस्थ थे, दर्शक थे, वो टिप्पणी करने के लिए अपने को अधिकारी मान लेते थे। तो बस वही अमेरिका का प्रसंग बना। फिर इमरजेंसी ख़त्म हुई। इमरजेंसी जब ख़त्म हुई तो जयप्रकाश जी आए, उनकी किडनी के डायलिसिस की जो नस थी वो विकृत हो गई थी, तो एक शंट लगाना था, तो आए एक हफ्ते के इलाज के लिए। हम लोग उनसे जाके मिले। उन्होंने उस समय, तब तक जनता पार्टी के झगड़े शुरू हो चुके थे। युवा जनता नाम का मंच बनाने के लिए सारनाथ में सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में बाकी सब संगठनों ने अपना विलय कर दिया। विद्यार्थी परिषद, जो पूर्व जनसंघ की एक समर्थक शाखा थी, उसने इनकार कर दिया। तो संकेत मिलने लगे कि आरएसएस से जुड़े लोग पूरी एकता के पक्ष में नहीं है, ये एक लिमिटेड सहयोग का काम करेंगे। और जयप्रकाश जी से हमने उसका जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इसको बहुत अनुचित समझता हूँ, लेकिन वो सुन नहीं रहे हैं। तो जयप्रकाश जी और आरएसएस का दायरा एक नहीं रह गया था, फासला शुरू हो गया था। लेकिन सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि चंद्रशेखर जी भी उस खेल में पूरी तरह से शामिल हो गए थे। क्योंकि जैसे था उस समय, हर एक को ये गलतफहमी थी कि हमारी वजह से सरकार गई। मोरारजी जी का कहना था कि मैं टिका रहा, गुजरात से हमने हराना शुरू किया। चरण सिंह का था कि वोट तो हम ले आए। जगजीवन बाबू का था कि हम अगर छोड़ते नहीं, सीएफडी नहीं बनाते आखिरी समय में, तो दलित वोट और मुसलमान वोट इधर नहीं आता। चंद्रशेखर वगैरह का था कि इंदिरा गांधी को कमज़ोर तो हमने असल में किया, जयप्रकाश जी के साथ हम थे, और 50-60 एमपी का हमने एक खेमा बना लिया था कांग्रेस के अंदर। इंदिरा जी की हिम्मत टूट गई थी। तो ये सब लोग कुर्सी के दीवाने हो गए। और फिर मैं लौटा अमेरिका से 78 के आखिर में। तो पहले मैं जयप्रकाश जी के पास ही गया। जयप्रकाश जी का ये अनुमान था कि अब ये एकता ज़्यादा दिन चलेगी नहीं, काम फिर से शुरू करना पड़े। लेकिन स्वास्थ्य उनका बहुत बिगड़ चुका था। फिर आगे का क्या करना है, इसकी चर्चा तो हुई उनसे। उन्होंने हमको 1 साल का समय धीरज रखने का कहा। फिर 2 साल जब पूरा हो गया तो उन्होंने हमको फिर मिलने का मौका दिया। मैं गया उनसे मिलने पटना। और वो बताना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक ऐसा मौका मुझे मिला जिससे कि जयप्रकाश जी के ऊपर ये आरोप आज कोई नहीं लगा सकता कि जयप्रकाश जी चुप रहे। वो धृतराष्ट्र नहीं बने। उन्होंने जब 2 साल पूरा हो गया जनता पार्टी सरकार का, मार्च अप्रैल 1979 में, तो मैं उनसे दोबारा मिला। उन्होंने कहा कि आपने कहा था पहले कि मैं 1 साल कुछ नहीं बोलूँगा, फिर कहा कि बड़ी जटिल परिस्थितियाँ हैं, 2 साल का समय चाहिए नई सरकार को अपने को संभालने का। अब तो 2 साल भी पूरा हो गया, अब आप नहीं बोलेंगे तो लोग आपके बारे में भी बोलने लगेंगे। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी का ड्राफ्ट करने का मुझे सौभाग्य मिला। अपने पीए सजदानंद जी से कहा कि ये बातें लिखने के लिए कह रहे हैं और मैं भी इससे सहमत हूँ, एक ड्राफ्ट बनाइए। और मुझे कहा कि सजदा बाबू के साथ बैठ जाओ। अंग्रेज़ी और हिंदी का ड्राफ्ट बना, उनको दिखाया गया, उन्होंने अपने सहयोगियों को दिखाया और फिर उन्होंने वो चिट्ठी चंद्रशेखर जी को और मोरारजी जी को अलग अलग भेजी। और उसी के बाद फिर विवाद शुरू हुआ। मोरारजी जी ने बहुत नाराज़ होकर जयप्रकाश जी को एक लंबा जवाब भेजा कि आपको ये चिट्ठी लिखने के पहले मुझसे पूछ लेना चाहिए था कि आपके अनुमान सही हैं कि गलत हैं। चंद्रशेखर जी ने चिट्ठी का कोई जवाब नहीं दिया। वो मिलने के लिए आए कि आप ये कह रहे हैं कि हम संगठन को चला नहीं रहे हैं ठीक से, इन लोगों को हम कैसे साथ चलाएंगे, इन लोगों की हरकतें हैं। तो उसी के बाद जयप्रकाश जी बीमार पड़ गए फिर। और अखबार में एक बार तो अफवाह ही चल गई कि वो गुजर गए और इन लोगों को इतनी जल्दी थी कि जयप्रकाश जी को श्रद्धांजलि वगैरह तक दे दिया। फिर खबर आई बम्बई से कि नहीं। फिर अक्टूबर में उनका निधन हुआ और फिर मैं जनवरी में 1980 जनवरी से मैं बीएचयू में पढ़ाने लगा।
और फिर तो BHU के शिक्षक जीवन की अलग कथा है, 10 बरस मैंने पढ़ाया वहाँ। अमेरिका से लौटने के बाद जब आप BHU पहुँचे तो समाजवादी छात्र नेता जो है एक समाजशास्त्री शिक्षक के रूप में परिवर्तित हो चुके थे। मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम में था तो वहाँ IIMC के एक प्रोफेसर थे जी। तो उन्होंने बताया कि उस समय मैं छात्र राजनीति में सक्रिय था तो हमारे एक प्रोफेसर हुआ करते थे, उन्होंने आपका नाम लिया कि हम कोई आंदोलन करते थे तो वो ना केवल आंदोलन को समर्थन देते थे बल्कि कभी कभी जो है हमारे साथ भाषण देने भी आ जाया करते थे, यात्राओं में शामिल तो हो जाते हैं। ये जो हाँ हम लोगों ने जो सर प्रोफेसर हेराल्ड लास्की के बारे में पढ़ा था कि वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर भी थे और लेबर पार्टी के नेता भी थे। तो वो जो हेराल्ड लास्की की जो परंपरा भारत जो में उनका बनाया रास्ता था, जी जी, तो वो उस नहीं, ये बात आपकी बहुत सही है कि जब मैं लौटा तो उस समय बनारस विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष इमरजेंसी की जेल काटे हुए एक छात्र नेता, समाजवादी छात्र नेता चंचल कुमार थे। और जब मैं लौटा तो मेरा जैसा स्वाभाविक है परिवार में लौटने पर स्वागत होना है, तो मैं करीब 2 हफ्ते अलग अलग छात्रावासों में बोलने के लिए बुलाया गया। शाम को विद्यार्थी इकट्ठा होते थे, अलग अलग विषयों पर बात हुई। और लेकिन तब तक जनता दल बिखर चुका था और गुटबंदी चरम सीमा पर थी। मेरे साथ के कई विद्यार्थी नेता, विधायक, सांसद या दलों के पदाधिकारी भी थे, लेकिन 3-4 टुकड़े में परिवार हो चुका था। सांप्रदायिकता का मुद्दा बिल्कुल सामने नाच रहा था। राजनारायण जी हम लोगों के नायक थे, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, ये लोग भी धीरे धीरे चरण सिंह के साथ आ चुके थे। चंद्रशेखर जी भी परिवार के अग्रज जैसे थे, लेकिन चंद्रशेखर जी एक दूसरे खेमे के नेता थे। तो जब मैं बनारस लौटा तो मेरे जिम्मे एक दिशा तय करने का आया, तो हमने वहाँ एक समाजवादी अध्ययन केंद्र करके बनाया कि समाजवादियों को कुछ अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। क्यों आखिर ये लोग बिखर गए? जेल में तो साथ थे, संघर्ष के साथी थे, और जयप्रकाश जी के जिंदा रहते ये लोग इतना झगड़ा करने लगे, तो कहीं दोष है विचार में, दिशा में। और जयप्रकाश जी से हम लोगों ने पूछा था, हमने भी पूछा था, उन्होंने कहा था कि तुम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा गांव में समझना चाहिए। तो हमने वहीं पर बनारस के बगल के ज़िले जौनपुर में एक ग्रामीण केंद्र स्थापित किया परिवर्तन नाम से। और दिल्ली में हमने अपने मित्रों से कहा, जयप्रकाश जी से ही पूछा था, उन्होंने कहा कि तुम लोगों को सोशल रिसर्च और सोशल एक्शन को मिला के चलना पड़ेगा। तो हम लोगों ने एक सेंटर फॉर सोशल रिसर्च बनाया जो अभी भी चलता है। हमारी वो संस्था काफ़ी यशस्वी हुई, महिलाओं के सवाल पर उसने अपनी एक जगह बनाई। 1981-82 से अब तक की एक 40 साल की यात्रा में। तो ये 2 काम फिर हमने किया। मैं दलों के झगड़े में मेरे आँख के सामने बिखर रहा था, गा बजा रहे थे लोग, और मुझे लगता था कि ये तो गड्ढे में गिर रहे हैं। और तब से लेके VP सिंह के उभरने तक हम बहुत सक्रिय दलीय दायरे में नहीं रहे। हमने समाजवादी युवजन सभा का शिविर किया, दिनेश्वर मिश्रा और सब लोग आए। विजय देवनारायण शाही जी इलाहाबाद से आए उसका उद्घाटन करने के लिए। ये जो BJP की सरकार में मंत्री बने मुख्तार अब्बास नकवी, तब वो समाजवादी युवजन सभा में थे। इस तरह के लोग। फिर एक शिविर हमने किया हरिद्वार में, और उसमें राजनारायण जी, रघुवीर सहाय, इस तरह के लोग आए। लेकिन मैंने देखा कि ये तो प्राण बाकी है, शरीर तो नष्ट हो रहा है। तो समाजवादी विचार को फिर से समझने और फैलाने के लिए हम लोगों ने एक पत्रिका भी निकालनी शुरू किया, समता संभावना। बाद में उसके कई लोग किशन पटनायक जी के साथ समता संगठन बनाया, किशन पटनायक जी उसमें चले गए। और कुछ समय के बाद चंद्रशेखर जी ने एक भारत यात्रा की, जैसे आजकल राहुल गांधी ने की। उस भारत यात्रा के संयोजक सुदीन भदौरिया जी थे, जो हमारे बहनोई भी हो चुके थे। तो उनके आह्वान पर मैं उसमें शामिल हुआ। मैंने देखा कि चंद्रशेखर जी सचमुच जिज्ञासु की तरह से कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ समय दे सको तो अच्छा रहेगा। तो मैंने BHU से 1 साल की छुट्टी ली, और तब जनता पार्टी 1983-84 की बात है, अपने को दिशाहीन पा रही थी। हालांकि उसी समय कर्नाटक में, जैसे अभी सरकार बन गई कांग्रेस की, जनता पार्टी की रामकृष्ण हेगड़े की सरकार बन गई। चंद्रशेखर जी की यात्रा के बाद मैं 1 साल के लिए उनके साथ रहा, विश्वविद्यालय से छुट्टी लेकर के। लेकिन उसी समय VP सिंह की बगावत हुई, और चंद्रशेखर जी ने जो एक किला बनाया था, किले की चाबी जाने अनजाने VP सिंह के हाथ लग गई।
और वीपी सिंह और चंद्रशेखर के मतभेद में हम लोग चंद्रशेखर जी के साथ थे, लेकिन वीपी सिंह जी का पलड़ा भारी था और वो प्रधानमंत्री बने। उसी बीच में आचार्य नरेंद्र देव जी की जन्म शताब्दी, जैसे मधुलिमाई जी की जन्म शताब्दी आई ना, आचार्य नरेंद्र जी की जन्म शताब्दी 88-89 में, उसमें हम लोगों ने एक साल का समय लगाया, यात्रा हुई। और लेकिन जनता दल बन गया। जनता दल के बनते समय चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे जनता पार्टी के, और फिर नए अध्यक्ष वीपी सिंह बने। उस एक साल के समय में हमने और नज़दीक से देखा कि इस समय में जो अस्मिता की राजनीति आ रही है, इसमें विचार की, सिद्धांत की राजनीति जो अस्मिता के साथ चल सकेगी तब तो चलेगा। और लोहिया के जो आरक्षण का सिद्धांत था, विशेष अवसर का सिद्धांत था, उसका ज़बरदस्त दुरुपयोग हम लोगों ने प्रभु जातियों को, डोमिनेंट कास्ट को बलवान बनाने में किया, जिसका नतीजा बाद में हुआ कि जाट के खिलाफ लोग हो गए, यादव के खिलाफ हो गए, दलितों में चमार और जाटों के खिलाफ हो गए। लेकिन एक नकली क्रांतिकारिता का दौर आया और मंडल की जो आंधी चली, उसमें आपकी जाति आपकी दुश्मन हो गई, आपका कर्म आपका साथी नहीं रह गया। चूँकि हम चुनाव पर निर्भर नहीं करते थे, इसलिए हमारे ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ा, हम अपना काम जारी रखते रहे। लेकिन 10 साल बनारस में काम करने के बाद 8 साल के बाद पदोन्नति हो जाती है विश्वविद्यालयों में, लेकिन 10 साल हो गया और मैं इस बीच में अध्यापक आंदोलन में सक्रिय हो गया, अध्यापक संघ का महामंत्री बना। तो जो आपने अभी जिक्र किया, पूछा गया हमको एक चयन समिति में कि तुम क्या करना चाहते हो, पढ़ाना लिखाना में समय देना चाहते हो या राज्यसभा में जाना चाहते हो। बहुत बड़े समाजशास्त्री विद्वान ने जो हमारे प्रति बहुत स्नेह रखते थे एक लंबे समय से, तो उसी बोर्ड के एक दूसरे सदस्य ने कहा कि नहीं, इसमें कोई अंतर्विरोध तो नहीं है। हेराल्ड लास्की साहब पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर भी थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में और ब्रिटिश लेबर पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। तो अगर ये राजनीति में रुचि रखते हैं तो इसमें कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अपने विद्यार्थियों का दुरुपयोग ये न करें। तो ये मेरे जीवन में दुविधा कभी नहीं रही, क्योंकि मैं एक राजनीतिक इतिहास वाले परिवार से आता था। तो हमको ये था कि अगर आपने राजनीति को अपनी रोजी रोटी का माध्यम नहीं बनाया, तब तो आप अपनी बात खुल के कह सकेंगे, आपको किसी की परवाह नहीं करनी। लेकिन अगर आपकी दुम दबी हुई है, पार्टी का पद, पार्टी का टिकट, इसके बिना आप चल नहीं सकेंगे, तो आपको बहुत सी बातें अनदेखी करनी पड़ेंगी, जिंदा मक्खी निगलनी पड़ेगी। तो चूँकि हमारे दोनों पक्ष, मामा हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में 6 साल जेल में थे आतंकवादी होने के आरोप में, बाबा हमारे 5 बार आंदोलन में रहे, फिर समाजवादी आंदोलन में हमारे 2 चाचा। तो मैं उसकी अंदरूनी कहानी जानता था कि राजनीति को रोटी का धंधा मत बनाओ। रोटी का जरिया अगर राजनीति नहीं है तो राजनीति में आप एक सरोकारी आदर्शवादी का रास्ता पकड़ के चल सकते हैं। वही मेरे साथ हुआ। इसीलिए जब आज मित्र लोग 73-74 साल की उम्र में पूछते हैं कि अरे आपने ये क्या किया, आप तो प्रोफेसर ही होकर रह गए, और आपके साथ वाले तो वो मुख्यमंत्री हो गए, वो गृह मंत्री हो गए, वो रक्षा मंत्री हो गए। हमने कहा वो हो तो गए, लेकिन उसके बाद उनका क्या हुआ? उनके पास कोई जाता नहीं है, उनसे कोई, उनकी कोई सुनना नहीं चाहता। और मैं एक आंदोलन के बाद दूसरा आंदोलन, दूसरे आंदोलन के बाद तीसरा आंदोलन, हर जगह मेरी एक उपस्थिति रही। तो जेपी आंदोलन से लेकर अन्ना आंदोलन तक। और जब परिस्थितियां अनुचित रहीं तो साहस के साथ हमने दूध का दूध और पानी का पानी करने का काम भी किया। तो आज भी परिस्थिति यही है कि देश जिस दौर से गुजर रहा है, इसमें शिक्षा का महत्व तो बना ही रहेगा। सिद्धांतों की जितनी समझ आपको रहेगी उतना ही आपके आचरण में उतरेगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आप लोकप्रिय हों। लहर जैसे समुद्र की उठती है, फिर गिरती है, फिर उठती है, फिर गिरती है, वैसे राजनीति में भी लोगों का सहयोग मिलेगा, फिर हटेगा, फिर मिलेगा, फिर हटेगा। तो हमने 1967 में लोहिया के गैर कांग्रेसवाद की लहर को बनते देखा था, और अब अन्ना की लहर के आने और जाने का देखा। और अब कांग्रेस की लहर पहले गिरी, अब राहुल गांधी के साथ उठ रही है। उसके पहले बीजेपी की लहर थी। श्री नरेंद्र मोदी को मैंने पार्टी के महामंत्री के रूप में भी देखा है। जब मुझे मिलने का समय दिया था गोविंदाचार्य जी ने, और किसी वजह से नरेंद्र मोदी अपने टूर से लौटे थे और वो मिलना चाहते थे, हम दोनों एक साथ
गोविंदाचार्य के कमरे में गए तो उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाएं नरेंद्र भाई, मैंने इनको समय दे रखा है, तिब्बत के बारे में ये कुछ बात करने आए। तो अब आज वो नरेंद्र मोदी कहाँ हैं, गोविंदाचार्य जी कहाँ हैं। उसी तरह से हमारे कई मित्र राजनीति की व्यवस्थाओं के कारण सिद्धांतों से समझौता करने को विवश हुए। उसमें सबसे बड़े नाम तो लेने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान। महाबली राजनारायण को हमने बिल्कुल असहाय देखा। क्यों? क्योंकि संसद पर उनकी सारी कुवत टिकी हुई थी। अगर संसद सदस्य हैं तो सब कुछ है, नहीं है तो नहीं है। तो इतने बड़े बड़े महाबली, इतने बड़े बड़े महानायक, उनके जीवन का संदेश यही है कि आप अपने पांव दोनों मजबूती से ज़मीन पर रखें, तो आपके कंधे पर भी कुछ लोग बैठ सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद ही पांव आपके कमज़ोर हैं, किसी के साथ आपकी किस्मत बंधी हुई है, तो उसकी किस्मत बनने पर बनेगा, बिगड़ने पर बिगड़ेगा। और आज की राजनीति में धन शक्ति के बिना अगर आप असरदार बने रहना चाहते हैं तो उसका एक ही मात्र स्रोत है, वो विचार शक्ति है। विचार से अगर आपका आचरण भी जुड़ा रहेगा तो लोग आपको ध्यान से सुनेंगे। आपके पीछे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, इस पर निर्भर करेगा कि आपके पास कितना वोट है, आपके पास कितना संगठन है, आपके पास कितना पैसा है, आपकी कितनी प्रसिद्धि है, लेकिन आपकी अनदेखी नहीं करेंगे। तो कभी कभी काल का भी एक प्रभाव होता है। आप ऐसे समय में सक्रिय हुए कि दशकों के बीच में अंतराल आ गया। लोहिया का गैर कांग्रेसवाद सफल हुआ 66, 67, 68 में, फिर विफल हो गया 71, 72, 73 में। फिर जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति आंदोलन आया, 74 में शुरू हुआ, 78 तक उसकी तूती बोलती रही। फिर 79, 80 में इंदिरा जी वापस आ गई और 84 में इंदिरा जी चली गई। फिर उसके बाद 86 में श्री वीपी सिंह का उदय हुआ और 89 आते आते राजा नहीं फ़कीर है, देश की तकदीर है। लेकिन जैसे कच्चा घड़ा होता है, थोड़ा पानी भरा उसके बाद वो टूट गया, या काठ की हांडी होती है कि एक बार तो खिचड़ी पक गई, दोबारा उस पर नहीं चलेगा। तो आज जो सारे लोग उस समय के महाबली थे, आज परिवारवाद के और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसे हुए हैं। निकलना चाहें तो निकल नहीं सकते हैं, परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई हैं। और दूसरी तरफ जनाधार वाले नेताओं का वैचारिक आधार खिसका हुआ है। तो ऐसे समय में विचार को ले करके चलते रहना बड़े धीरज का काम है। ये जैसे रेगिस्तान में खेती करने जैसा काम है, कैसे होगा कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन विचार की सत्ता तो बनी रहेगी। बादल आ जाने से सूरज ढक जाए ये तो संभव है, लेकिन सूरज के बिना दिन होगा ये संभव नहीं है। और इसी समय कसौटी, ये समय हम लोगों ने पहले देखा था। इमरजेंसी के समय में जो ईरान के विद्यार्थी थे, जो चिली के विद्यार्थी थे, ब्राज़ील के विद्यार्थी थे, वो कहते थे कि अब तो 20 साल के लिए कोई भविष्य नहीं है लोकतंत्र का। और 20 महीने के अंदर मौसम बदल गया, लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। वैसे ही जब वीपी सिंह जी आए तो लोगों ने कहा कि अब जो जन्म से पिछड़ा नहीं है उसका कोई भविष्य नहीं है। और वीपी सिंह के प्रधानमंत्री पद से हटने के कुछ ही समय बाद पीवी नरसिम्हा राव जी और उनके साथ मनमोहन सिंह की सरकार चली 10 बरस, वाजपेयी जी की सरकार आई। तो अगर आप चुनाव के जरिए अपने अस्तित्व को परिभाषित नहीं करते हैं तो आपकी यात्रा चलती रहेगी, कभी कम लोग रहेंगे, कभी ज़्यादा लोग रहेंगे। सर, बीएचयू के बाद हमने एक बहुत महत्वपूर्ण दौर पे अभी बातचीत नहीं कर पाई है। बीएचयू के बाद आप जेएनयू आते हैं और जेएनयू का एक अपना पूरा स्वर्णिम दौर रहा है, जिसमें 25 साल का समय, 25 साल का समय, जिसमें बाद में फिर आप राजनीतिक धारा की तरफ भी मुड़े, लेकिन उससे पहले जो एकेडमिक जगत में आपकी ख्याति हुई और आप पूरे देश भर में, दुनिया भर में समाजवादी चिंतक और समाजशास्त्री के रूप में प्रसिद्ध हुए, स्थापित हुए, उस पर थोड़ा सा आप विस्तार से बताएं। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जैसे मैं बीएचयू में लौटा था तो मेरे अंदर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी कि मैं बीएचयू से निकाला गया था गोल्ड मेडल के बावजूद। तो अध्यापक बन के लौटा तो चारों तरफ एक अविश्वसनीय प्रतिक्रिया हुई, करे ये लौट आया, अब इसे सतर्क रहना पड़ेगा। आया तो मैंने समाजवादी अध्ययन केंद्र बनाया। उसी समय 1988-89 का चुनाव हुआ। तो जिस बनारस में हम लोग राजनारायण जी की पराजय के साक्षी बने थे, 1980 के चुनाव में राजनारायण जी हारे थे हम लोगों के सबके सक्रिय होने के बावजूद।
वहाँ हम लोगों ने फिर अनिल शास्त्री को जिताया और लाल बहादुर शास्त्री का कर्जा वापस किया, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री हमारे दादाजी के सहपाठी थे और 3 पीढ़ियों का संबंध था। अनिल शास्त्री बाद में मंत्री वगैरह भी बने। मैं जब जेएनयू आया तो जैसा आपने याद दिलाया था कि जब मैं जेएनयू से जा रहा था तो बहुत अप्रिय परिस्थिति थी, और आज भी हमारे कई मित्र कहते हैं कि अगर तुमने अमेरिका जाने का फैसला न किया होता तो आज तुम कहाँ के कहाँ होते। तो हम यही पूछना चाहते हैं उनसे कि उस समय जो लोग नहीं गए कहीं, वो कहाँ के कहाँ गए, वो सब वंशवाद में सड़ गए। हम भी कुछ इसी तरह का कोई एक अपना ठिया बना के जात का या परिवार का कुछ खा कमा रहे होते, लेकिन तुम हमसे फिर बात नहीं करते। हमारे अंदर से इतनी दुर्गंध आती, जैसे अपने समय के बहुत से लोगों से आप मिलना भी नहीं चाहते हैं। तो मैं जब जेएनयू आया तो 1991 के वर्ष में आया। 90-91 का समय फिर आत्ममंथन का समय था। नई अर्थनीति शुरू हो रही थी। 91-92 में नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी की सरकार हुई थी। इंदिरा जी की हत्या हो चुकी थी, राजीव जी की हत्या हो चुकी थी, और कई तरह के आंदोलन पराजित हो चुके थे। मंडल की आंधी चल रही थी। तो जब मैं जेएनयू आया तो वहाँ पर हमने फिर जैसा मेरा पूरा पृष्ठभूमि का मामला था ही, तो हमारे साथ लोग जुड़े और मुझे अध्यापक संघ का 1990 में मैं आया, 1992-93 में मैं महामंत्री बन गया, और उसके बाद फिर अध्यापक आंदोलन में मेरा प्रवेश हुआ। जेएनयू शिक्षक संघ के। जेएनयू शिक्षक संघ के। और जेएनयू शिक्षक संघ एक अखिल भारतीय शिक्षा आंदोलन का हिस्सा था, जिसकी मांग थी कि शिक्षा का व्यवसायीकरण न किया जाए। कुछ वर्षों के बाद जब अटल बिहारी जी प्राइम मिनिस्टर हुए, तब तक मैं एक बार और अध्यक्ष हो चुका था जेएनयू अध्यापक संघ का। और जैसा स्वाभाविक था कि जब मैं अध्यक्ष पद का उम्मीदवार बना तो मेरे प्रतिपक्ष में एक अन्य आचार्य को उन लोगों ने कम्युनिस्ट ब्लॉक के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा किया, और मैं जीता तो मैं कोई कम्युनिस्ट विरोधी तो था नहीं, समाजवादी हूँ तो हम कम्युनिस्ट विरोधी क्यों होंगे, लेकिन हाँ, कम्युनिस्ट जब व्यवस्था के साथ चलने की कोशिश करेंगे तो उनका विरोध करने में हमको कोई एतराज़ भी नहीं होगा। तो जब मैं जेएनयू का अध्यापक बना तो मुझे विश्वविद्यालय ने और विभाग ने, जैसे हर शिक्षक को मिलती है, काफ़ी स्वायत्तता दी, और मैंने तय किया कि भारतीय समाज के बारे में जो भारतीय चिंतकों का योगदान है उसको पढ़ाएं। हम विद्यार्थी जीवन में थे तभी इस पर एतराज़ था कि हम लोग मार्क्स पर बहुत ध्यान देते हैं, गांधी पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जब मैं पढ़ाने आया तो मैंने प्रस्ताव रखा कि मुझे भारतीय सामाजिक विचार का एक पर्चा पढ़ाने की अनुमति दी जाए। तो उन्होंने पूछा, लोगों ने, विद्वानों ने, कि क्या पढ़ाओगे, किताबें कहाँ हैं। हमने कहा कि वो हम आपको सूची देंगे। वो संतोषजनक था, आज तक वो पर्चा चलता है। उसने मुझे बहुत बड़ा दायरा दिया, क्योंकि कई अन्य विषयों के विद्यार्थी आके मेरा कोर्स लेते थे। इधर शिक्षक संघ के मोर्चे पर उस समय शिक्षा के व्यवसायीकरण का दोष दिखाई पड़ने लगा था। ये जो कैपिटेशन फ़ी और उस पर सरकार की चुप्पी। अध्यापक आंदोलन में भी हमारी पीढ़ी के बहुत से लोग आ गए थे। कई लोग तो ऐसे थे जो हमारी पीढ़ी में कम्युनिस्ट थे, कांग्रेस में थे, बीजेपी में थे, वो शिक्षक हो गए थे, और वो सब मिल कर के शिक्षा परिवर्तन का जो अधूरा सपना था जेपी आंदोलन के समय का, उसको पूरा करने में जुटे। और उसमें मुझे अध्यापक संघ का मंच बड़ा उपयोगी रहा। अध्यापक संघ के मंच के जरिए हमने शिक्षा के सवालों को, चूँकि अब जेएनयू अध्यापक संघ तो बीएचयू छात्र संघ के अध्यक्ष के नाते तो मैं बोल नहीं रहा था, तो उनको ध्यान देना पड़ता था। इसी बीच में 10 साल के अंदर हमने कुछ शोध के भी काम आगे बढ़ाए, और उस समय ग्लोबलाइजेशन का काम चल रहा था, मुद्दा नया नया था, और हमने एक अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन केंद्र बनाने का काम शुरू किया, ग्लोबल स्टडीज़ प्रोग्राम। इसी बीच में समाजशास्त्र में मेरी 2-3 किताबें तब तक आ गई थी, तो थोड़ी बहुत पहचान बन रही थी कि ये खाली छात्र नेता नहीं है, ये समाजशास्त्र की, क्योंकि मुझे अमेरिका में कुछ श्रेष्ठतम ज्ञानियों से पढ़ने का मौका मिला था। उसमें प्रोफेसर बर्नार्ड कोहन बहुत बड़े समाजशास्त्री थे, इतिहासकार भी थे, प्रोफेसर इमानुअल वॉलरस्टाइन, और अमेरिका के एकमात्र उस समय के अश्वेत समाजशास्त्री प्रोफेसर विलियम विल्सन। इन सब लोगों ने हमको पढ़ाया था, और 6 साल कुल मिलाकर के मुझे अमेरिका को नज़दीक से देखने का, वहाँ जीने का मौका मिला था।
तो जो पश्चिमीकरण की सीमाएं हैं, समस्याएं हैं, भूमंडलीकरण के जो संकट हैं और जो उसका आकर्षण है, वो सब मैं थोड़ा देख रहा था। तो उसका अध्ययन जब हमने शुरू किया तो एक नया दायरा बना विश्लेषण का, और समाजशास्त्रियों में हमारी थोड़ी बहुत पहचान बनने लगी। फिर लोहिया जी के समय से ही गरीबी के सवाल से मन बहुत व्यथित होता था। एक अध्ययन का अवसर मिला, 5 समाज वैज्ञानिकों की एक टीम बनी, उसमें हमको भी उन्होंने निमंत्रित किया। क्रॉनिक पॉवर्टी, यानी जो निरंतर तमाम क्रांतियाँ हुई, राष्ट्रीय आंदोलन जीता, जनतंत्र आया, भूमि सुधार हुआ, गरीबी हटाओ का इंदिरा जी ने नारा दिया, बैंक राष्ट्रीयकरण हुआ, लेकिन कुछ लोग हैं, करीब 25% भारतीय, जो निर्धनता के दलदल से कभी उठ नहीं पाए। उसमें विकलांग हैं, उसमें वृद्ध हैं, उसमें पुरुष विहीन परिवार हैं, जो कहते हैं स्त्री, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हैं, उसमें बाल श्रमिक। 5 करोड़ बच्चे इस समय जब हम आप बात कर रहे हैं, तो बजाय स्कूल में या खेल के मैदान में वो पंचर जोड़ रहे हैं, चाय बना रहे हैं। 5 करोड़ बच्चे, ऐसे ही 5 से 7 करोड़ विकलांग लोग हैं। तो उसका अध्ययन का हमको मौका मिला, और उसमें फिर मैं जयप्रकाश जी के छोड़े हुए काम से जुड़ सका। मैं गया मुसहरी, जहाँ जयप्रकाश जी ने नक्सलवादियों का सामना किया था, और जहाँ से जयप्रकाश जी का सर्वोदय से एक तरह का आलोचनात्मक संबंध शुरू हुआ, रेडिकल सर्वोदय की बात उन्होंने की मुसहरी। वहाँ जाकर के हमने देखा कि जयप्रकाश जी का तो 1971-72 में काम हुआ था, अब 1994-95 में क्या परिवर्तन हुआ 25 साल में, क्योंकि उस बीच में कर्पूरी ठाकुर की सरकार आई, उस बीच में लालू प्रसाद जी की सरकार आई। तो जयप्रकाश जी जो नीचे से नवनिर्माण करना चाहते थे, उसमें कहाँ तक काम हुआ। निर्णय निष्कर्ष बहुत निराशाजनक मिले, लेकिन वो अध्ययन जारी रहा। वैसे ही दुनिया में जनतंत्र का तब डंका बज रहा था। तो एक 10 देशों के समाज वैज्ञानिकों ने हमको जोड़ करके एक मंच बनाया, बिल्डिंग ग्लोबल डेमोक्रेसी के। जो भूमंडलीकरण का चल रहा है, इसमें लोकतंत्र के विस्तार की संभावना है कि नहीं, क्योंकि रूस में लोकतंत्र आ गया था जी, चीन में भी एक खास तरह का लोकतंत्र शुरू हो रहा था। तो ये गलतफहमी हुई कि ये जो भूमंडलीकरण है, ये लोकतंत्र का संवर्धक है। जब हमने अध्ययन किया नज़दीक से, तो उसमें तो ढोल की पोल दिखाई पड़ी, ये भेड़ की खाल में भेड़िया था, ये तो कॉरपोरेट का सारा प्रबल प्रबंध था। तो ये जो अध्ययन हमने किया 10 बरस 12 बरस लगा करके, एक गरीबी का और एक भूमंडलीकरण और लोकतंत्र का, इसने हमारे जो पुराने कहिए कि हमारी जो पुरानी जड़ें थी, लोहिया गांधी के विचार की, गांधी लोहिया जयप्रकाश के रास्ते की, उसको खाद देने का काम किया। और जो काम हमने बनारस में अध्यापक के रूप में किया था, समाजवादी अध्ययन केंद्र का और परिवर्तन का, 10 साल 2 गाँवों को हम लोगों ने सघन कार्रवाई का, हमारी पत्नी और हमारी बहन सब लोगों ने मिल करके किया था, वो भी हमारे बड़ा काम आया। उससे फिर जो आपने कहा कि समाजशास्त्री के रूप में मेरी थोड़ी पहचान बनी, मैं समाजशास्त्र परिषद का पहले महामंत्री बना जी, फिर उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष बना, और उन भूमिकाओं में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में, जापान में, दक्षिण अफ्रीका में बुलाया गया, और देश भर में जाने का मौका मिला। और जो 25 साल जेएनयू में पढ़ाया और 10 साल बीएचयू में, तो भारत के लगभग हर प्रदेश के प्रमुख विश्वविद्यालयों में हमारे विद्यार्थियों का एक ताना बाना, एक परिवार जैसा फैल गया। तो जो काम आपने पवित्र भाव से किया था, राजनीति में तो निर्णायक कोई भूमिका नहीं मिली, क्योंकि जो लोग हमारे नायक थे वो खुद ही उनकी दुर्गति हुई, चंद्रशेखर, राजनारायण, मधुलिमय। तो जब जो जिनके पीछे आप चल रहे हैं वही पराजित हो गए, तो आपकी विजय का कोई सवाल नहीं था। और जहाँ जा कर के आपको कुछ हासिल होता, तो वहाँ जाने का सवाल नहीं था। कांग्रेस में जाते उस ज़माने में, नरसिम्हा राव के समय तक, मनमोहन सिंह के समय तक, या बीजेपी में जाते, हमारे कई दोस्त बारी बारी से दोनों का इस्तेमाल कर चुके थे। कुछ लोग कांग्रेस में गए, विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, और कुछ लोग बीजेपी में गए। लेकिन आखिर में उनके हाथ में क्या बचा, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। न माया मिली न राम मिले, विचार भी गया और सत्ता भी गई। तो दूसरे के सुर ताल पर नाचना कितने देर तक चलेगा? जब उसी का कंठ बैठ जाएगा तो आपका भी नाच रुक जाएगा। तो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने, तो शिक्षा मंत्री बने डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। उस समय शिक्षा के व्यवसायीकरण का एक भयंकर प्रस्ताव लाया गया, बिरला अंबानी रिपोर्ट।
और उस समय मुझे केंद्रीय विश्वविद्यालय, जितने भारत के केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उन शिक्षकों का महासंघ है, मैं जेएनयू के प्रेसिडेंट के नाते उस महासंघ का प्रेसिडेंट बन गया। तो मेरा एक 40 साल का जो शिक्षा के परिवर्तन का प्रयास था उसको एक निर्णायक अवसर मिला। और फिर डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी को हम लोगों ने आमने सामने की चुनौती दिया। हमने कहा कि आप ये जो बिरला और अंबानी की रिपोर्ट के आधार पर शिक्षा का सिंगापुर मॉडल लाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सर्वनाशी होगा। और उसमें हमको जो पुराने समाजवादी थे, खासतौर पर रवि राय जी, इंद्रजीत गुप्ता, सोमनाथ चटर्जी, इन लोगों की मदद मिली। और भारत के जो पुराने हमारा जो एक दरार का रिश्ता था कम्युनिस्टों से, वो भी भर गया, वो भी हमारे साथ आए। और जब मैं अध्यक्ष बना केंद्रीय विश्वविद्यालय शिक्षक महासंघ का, तो उसकी जो एक छोटी सी चाय पार्टी हुई, प्रकाश कारात खुद उसमें आए बधाई देने के लिए, सीताराम येचूरी हमारे साथ रहे। इसी बीच में जब मैं फेडरेशन का प्रेसिडेंट था तो हमारे छात्र संघ का एक लड़का, कम्युनिस्ट धारा का, थोड़ा उग्रपंथी धारा का, चंद्रशेखर, वो पढ़ाई छोड़ करके चला गया था बिहार में जनता को संगठित करने का काम कर, उसकी हत्या करा दी। राजद के सांसद रह चुके हैं, या राजद के तब सांसद थे एक सज्जन जो बाहुबली थे, शहाबुद्दीन। और उस मौके पर फिर हमको एक तरह से देश भर की तरफ से प्रतिरोध के नेतृत्व का मौका मिला। लालू प्रसाद यादव उड़ के आए दिल्ली से, बुलाया, क्या गलती हमसे हो गई, आप हमसे फ़ोन पर कह देते। तो हमने कहा अरे आपका काम बदल गया, हमारा रास्ता अलग हो गया है। और उस समय हम लोग उस चंद्रशेखर की हत्या के खिलाफ जो एक गुस्सा बना और बिरला अंबानी रिपोर्ट के खिलाफ जो माहौल बना, तो आखिर में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सार्वजनिक तौर पर घोषणा की कि नहीं, बिरला अंबानी रिपोर्ट हमारे मंत्रालय की बनाई कमेटी की रिपोर्ट है, लेकिन हम इसको रद्द करते हैं, लागू नहीं करते। तो शिक्षा का व्यवसायीकरण करीब 10 साल के लिए टल गया। तो ये जो जेएनयू का समय था वो समाज के अध्ययन का समय मिला, एकांत भाव से, क्योंकि हमारे मन में शिक्षा को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करने की कोई वासना नहीं थी। इसीलिए आज भी लोग पूछते हैं कि अरे आप प्रोफेसर होकर रिटायर हुए, वाइस चांसलर नहीं हुए। तो हमने कहा वाइस चांसलर जो हुए थे उनसे पूछो कि वो उनकी क्या हालत है। तो जैसे राजनीति में अगर राजनीति को आपने करियर बनाया और विधायक और सांसद और मंत्री और मुख्यमंत्री ये कसौटी आपने बनाई, तो वो आपके लिए एक माया नगरी में प्रवेश जैसा है। वैसे शिक्षा में भी एक करियर है। आप लेक्चरर हुए तो रीडर कब बनोगे, रीडर हुए तो प्रोफेसर कब बनोगे, प्रोफेसर हुए तो हेड कब बनोगे, हेड हुए तो वाइस चांसलर कब बनोगे, और वाइस चांसलर हो गए तो सरकारी कमेटियों में कब जाओगे। तो मैं जिस विश्वविद्यालय में अध्यापक था, प्रोफेसर था, वहाँ के प्रोफेसर्स में एक धारा थी जो कुलपति बनने के बाद मंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, डॉक्टर के.आर. नारायण हमारे वाइस चांसलर थे और राष्ट्रपति बने। डॉक्टर वाई.के. अलग हमारे वाइस चांसलर थे, मंत्री बने, और कम से कम 2 दर्जन लोग राजदूत बने। तो ऐसी और भी जैसे कहते हैं कि मोहक संभावनाएं रहती हैं। लेकिन अगर आपने ज्ञान साधना को अपने जीवन के आनंद का आधार बनाया तो आपके विद्यार्थी भी सारे जीवन आपके प्रति एक अनुराग रखते हैं और आप भी ज्ञान के भंडार में थोड़ा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो 2-3 साल पहले भारतीय समाज प्रशासन परिषद ने हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जब दिया, तो मुझे लगा कि जो स्कूल में हमने तय किया कि हमको नागरिक शास्त्र पढ़ना है, और उसमें हमारे परिवार ने कोई ऐतराज़ नहीं किया कि क्या कर रहे हो, गणित संस्कृत छोड़ रहे हो, वो हमारे काम आया। ऐसे ही जैसे हमने अपने नाम के आगे से जाति सूचक शब्द हटाया और हमारे पितामह ने उस पर कोई ऐतराज़ नहीं किया, उनको लगा कि इसको छूट मिलनी चाहिए। या जब हमने साइंस की पढ़ाई पूरी करके समाजशास्त्र पढ़ने का तय किया, तो हमारे माँ पिता ने उसमें पूरा सहयोग दिया, भरोसा किया हमारे फैसले, हमारे विवेक पर। और आज भी जहाँ हम लोग जीवन में हैं उसमें मित्रों का भरोसा बड़े काम का है। अगर आपको कुछ अच्छे मित्र मिल जाएं जो आप पर यकीन करते हैं और आपने अपना काम वही किया जिसमें आपको आनंद महसूस होता है, तो फिर आपके जीवन में यश भी रहेगा, सम्मान भी रहेगा और संतोष भी रहेगा। जेएनयू का जो 25 साल था वो जीवन का एक तरह का स्वर्ण काल हो गया, क्योंकि उस समय अपने मन का पढ़ाने का मिला, 60-70 लड़के लड़कियों को पीएचडी कराने का मौका मिला, 3-4 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शोध कार्य करने का मौका मिला, समाजशास्त्र परिषद में भी सम्मान मिला, शिक्षक संघ में भी सम्मान मिला। लेकिन कभी किसी के आगे झुकने की, किसी के दरबार में हाजिरी लगाने की व्यवस्था नहीं महसूस हुई। ये शिक्षक होने का एक अलग एक कहें कि महत्व है।
अब आज वो बचा है कि नहीं बचा है कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो हमने पढ़ने में समय लगाया, आंदोलन और पढ़ाई दोनों जगह हुई, खाली कक्षा में पढ़ाई नहीं, आंदोलन में भी हुई, जेल में भी हुई, अंडरग्राउंड में भी हुई। तो लेकिन ये कि सीखने की जो एक ज़रूरत महसूस होती रही, ऐसा नहीं लगा कि हमने कुछ नारे सीख लिए, किसी एक विचारक को पकड़ लिया तो हमको सत्य मालूम हो गया। वो एक अंधानुकरण कहलाएगा, और वो भी मेरे लिए एक मार्गदर्शक तत्व था, क्योंकि हमारे परिवार में गांधी और लोहिया और जयप्रकाश और इंदिरा गांधी, इन सब का वैचारिक महत्व समझ में आता था। तो आज भी जो परिस्थितियां हैं उनको समझने के लिए खाली आवेग ज़रूरत नहीं है, अध्ययन की भी ज़रूरत है। और जेएनयू का चरित्र ऐसा था, आज जेएनयू को किसी से भी कहिए कि हम जेएनयू में रहें, अरे आप कम्युनिस्टों के विश्वविद्यालय में, हमने कहा भाई हम वहाँ कम्युनिस्टों का मुकाबला करके रहे, विद्यार्थी संघ में भी थे और अध्यापक संघ में थे। आपको किसने ये पाठ पढ़ा दिया कि जेएनयू देशद्रोहियों का मंच है? भारत के अगर 3 विश्वविद्यालयों का नाम लिया जाता है तो उसमें एक जेएनयू होता है, एक बीएचयू होता है, एक तीसरा कभी यादवपुर, कभी उस्मानिया, कभी हैदराबाद, घटता बढ़ता रहता है। तो मेरा देश का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय है, और जेएनयू में आपको पूरा भारत मिलता था। मणिपुर के लड़के लड़कियां भी क्लास में थे, केरल के भी थे, कश्मीर के भी थे, और बम्बई और कर्नाटक के भी थे। तो आपको ये आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आपको मार्गदर्शक अच्छे मिले, आपको अध्ययन अध्यापन का अवसर ऐसे केंद्र में मिले जहाँ से कि आप समाज को देख समझ सकें। अभी तो स्मरण यात्रा में यही है, बाकी तो आप जानते हैं कि किसी के भी जीवन में उसके माता पिता का, उसके पति पत्नी का, उसके भाई बहन का, उसके मित्रों का सबसे ज़्यादा योगदान रहता है, और मैं इस मामले में बहुत सौभाग्यवान रहा। तो सर हम इस बातचीत को अब यहीं पर विराम देते हैं। तो इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रोफेसर आनंद कुमार जी ने अपने जीवन के लगभग सभी पक्षों पर प्रकाश डाला, और अपने छात्र जीवन से लेकर सामाजिक, राजनीतिक और जो अकादमिक जीवन उनका रहा उस पर उन्होंने चर्चा की। उनके व्यक्तित्व के बारे में मैं दुष्यंत कुमार का एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो कह के इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे कि हिम्मत से सच कहो तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो कर कहने की आदत नहीं रही। मैं तमाम उम्र अकेले सफ़र में रहा, हम पर किसी खुदा की इनायत नहीं रही। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत अच्छा, बहुत समय आपने समय दिया, ये बहुत अच्छा आपने समापन वक्तव्य दिया।